और वो जो सारे कुशलताएं, जो दक्षताएं उसमें आनी चाहिए कि वो समाज के बदलते हुए परिवेश के साथ अपने आप को व्यवस्थित करके जी सके, वो वास्तव में ये प्रदान करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वही शिक्षण है। कुछ ये भी कहते हैं कि एक्चुअली इट इज अ इंटीमेट इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट बिटवीन सम मोर मैच्योर पर्सनालिटी विद एन लेस मैच्योर पर्सनालिटी। मोर मैच्योर कौन है? टीचर। और लेस मैच्योर कौन है? स्टूडेंट। तो मोर मैच्योर से लेस मैच्योर पर्सनालिटी के बीच में जो इंटरेक्शन है, एक्चुअली दैट इज टीचिंग। कुछ ये भी कहते हैं टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट टू और मोर पर्सन, one of whom is teacher and another in which we are going to affect certain changes in their behavior, they are students। तो हम फेस टू फेस जिसमें इनकाउंटर करते हैं, आज भी हम लोग आभासी कक्ष इन्होंने कहा, तो हम लोग फेस टू फेस इनकाउंटर कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो फेस एनकाउंटर जब हम करते हैं तो एक्चुअली दैट इज टीचिंग। तो वास्तव में टीचिंग क्या है? टीचिंग इज नॉट मेयरली इम्पार्टिंग नॉलेज। ज्ञान तो बिल्कुल, जानकारी देना तो बिल्कुल भी, द स्टूडेंट दोनों में जानकारी देना और ये इंफॉर्मेशन देना भी नहीं है। इट इज नॉट एक्चुअली पासिंग इंफॉर्मेशन और नॉट शेयरिंग द एक्सपीरियंस। अपने कोई अनुभव शेयर करें, ये भी नहीं है। तो वास्तव में टीचिंग क्या है? एक्चुअली एक आर्ट है। इट इज पर्पसिव इन नेचर। ये उद्देश्यपूर्ण होती है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग पाठ योजना बनाते हैं, सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हम डिसाइड करते हैं। ये गाइडेंस है, निर्देशन देने का तरीका है, और इट इज अंडरटेकन बाय द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी, फ्रॉम द सोसाइटी, बाय द सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सोशल आइडियाज। ये है टीचिंग। और टीचिंग इज अ सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस, ये भी हम कह सकते हैं कि टीचिंग है। और टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन देना भी कहते हैं। और टीचिंग टेल्स स्टूडेंट्स अबाउट दैट थिंग्स दे हैव टू नो, वो उन्हें क्या जानना चाहिए, ये हम बताते हैं। तो ये जो चीज है, ये टीचिंग है। और ये एक्चुअली क्या है? टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटिंग नॉलेज। हम विकास और ज्ञान को देने का जो हम फैसिलिटेट व्यवस्था देते हैं, एक्चुअली वही टीचिंग है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि टीचिंग इज एक्चुअली आर्ट एज वेल एज साइंस। इट इज आल्सो ऑब्जर्वेबल, इट इज मेजरेबल, इट इज मॉडिफाइड। और ये तीनों चीज किसके संदर्भ में होती है? विद्यार्थियों के संदर्भ में। हम जब भी सोचते हैं कि टीचिंग के जब हम बात करते हैं, तो टीचिंग के हम 3 फेजेस में सोचते हैं। टीचिंग का एक प्री एक्टिव फेज, एक टीचिंग का मिडिल फेज जहां पर वो बिल्कुल हम व्यवहारिक रूप से, और टीचिंग का पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये तीनों का जब हम दें, तो उसमें पहला होता है जो तीनों फेज में हम स्टूडेंट को सेंटर में रख करके तीनों चीजें सोचते हैं कि ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। और टीचिंग इसलिए कंटिन्यूअस मॉडिफाई होती रहती है। हम कई बार जो प्लान करके जाते हैं, उससे भी टीचिंग कुछ अलग हो जाती है। और ये इसमें क्या है कि हम वो टीचिंग जो है, विद्यार्थी के माइंड को मेमोरी लेवल से लेकर के रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां से वो मेमोरी जो हमारी बात को ग्रैस्प करता है, से उधर ले जाता है जब वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। जो प्राप्त ज्ञान को ग्रहण करता है, उसको लेता है, उसको ग्रहण करने के बाद अब रिफ्लेक्ट करने के जगह तक जो प्रोसेस ले जाती है, एक्चुअली दैट इज टीचिंग। तब ये बात ये आती है कि फिर इसका नेचर क्या है। इसलिए स्ट्रेटेजी पे बात हो पाएगी। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, ये मोटिवेशनल होती है, ये एक्चुअली ये इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करती है। इट इज ऑलवेज एमफुल, और इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये प्रोग्रेस स्टैग्नेट नहीं होती टीचिंग का प्रोसेस कि हमने जो बना लिया, जो कर लिया, उसी को करेंगे। और ये इट इज एन आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज, और इट इज ऑल्सो आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज एज वेल एज इट इज आर्ट ऑफ गिविंग guidance as well as counseling also, और it provides guidance, और it is a continuous process। जब हम इसकी बात करते हैं, तब हमारे सामने बात आती है कि टीचिंग क्या को हम किस तरीके से देखते हैं। आज की जो बात है, क्योंकि आज हम टीचिंग स्ट्रेटेजी पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बात मैं जरूर इस पर करूंगी कि आज जो टीचर एजुकेटर क्लासेस यहाँ पर बैठे हैं, आप और हम सभी, हमारे रोल कैसे बदल गए। हमको किस तरीके से अपने जो आने वाले जो भविष्य के शिक्षक है, उनको कैसे तैयार करना है। हमें तैयार करना है फ्रॉम से टू पर। पहले क्या था टीचर का? हम ये सोचते थे टीचर इज एक्चुअली नॉलेज ट्रांसमीटर।
It is also primary source of information. It is also कंटेंट एक्सपर्ट, वो प्राइमरी सोर्स है, वो विषय का एक्सपर्ट है। हम ये भी जानते थे कि वो पूरे के पूरे लर्निंग को कंट्रोल करता है और उसके बाद वो जो है उसको डायरेक्शन भी देता है। और ये भी कहते थे कि टीचर जो है क्लासरूम का लीडर है। लेकिन किसी ने ये भी कहा है कि एक्चुअली टीचर इज द सीनियर स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम एंड द स्टूडेंट इज जूनियर टीचर ऑफ द क्लासरूम। तो इससे एक बात जो कहीं ना कहीं निकल के आती है कि क्लास में जो भी प्रोसेस चलती है, जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, उसका मतलब ये है कि हमारा दोनों का उसमें रोल कितना है। दोनों को एक समान रोल टीचिंग के प्रोसेस में निभाना है। अब वो जो टीचर का रोल क्लासरूम में बदला है, जिसके कारण हमें स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है, वो ये है कि वी हैव द चेंज द रोल ऑफ द टीचर हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम द नॉलेज ट्रांसमिटर टू लर्निंग फैसिलिटेटर। ये चेंज हो गया। एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन से द कोलैबोरेटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। हम सोर्स नहीं है, कोलैबोरेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को। और कंटेंट एक्सपर्ट से नाउ आवर रोल हैज बीन चेंज टू कोच एंड मेंटोर। एंड द सोर्स ऑफ ऑल आंसर से अब हम नॉलेज नेविगेटर हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि अब टीचर कंट्रोलर ऑफ द क्लासरूम से नाउ वी आर हैविंग आवर रोल एज को लर्नर। ये शिफ्टिंग है। दूसरी बात, लीडर ऑफ द क्लासरूम से द टीचर कोऑपरेट्स एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू टेक द इनिशिएटिव ऑफ देयर ओन लर्निंग। इसीलिए कहा जाता है कि वो टीचर सबसे ज्यादा अच्छा होता है जो अपने विद्यार्थी को लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है, उसको आत्मनिर्भर बनाता है। आप लोग इस बात को, मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये जो चीज, अब इसी तरीके से स्टूडेंट की भी रोल बदल गया है। स्टूडेंट का कैसे रोल बदला है? स्टूडेंट का रोल बदला है पैसिव रेसिपेंट ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन से, नॉलेज गेन जो टेकिंग जो पार्ट था, उससे अब वो एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ क्लासरूम हो गया। वो केवल बैठ के सुनता था। जरूरत इस बात की कि हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी बने कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। दूसरी बात, टेकिंग नॉलेज से हो गया प्रोड्यूसिंग एंड शेयरिंग नॉलेज। अब स्टूडेंट के भी ये पार्ट में हम इस चीज को देख सकते हैं कि अब वो शेयर करे। वो केवल नॉलेज लेने वाला नहीं है, बल्कि नॉलेज देने वाला बना है। नॉलेज के साथ हमारे साथ वो शेयर कर रहा है। जो ये जो स्थिति है, ये विद्यार्थी के लिए भी बदला है और शिक्षक के लिए भी ये रोल बदला है। ये जो देखने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार से टीचर और स्टूडेंट के संबंधों को देख रहे हैं। देखिए, जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है, हम पहले की तरह से नहीं देख सकते। ये बहुत जरूरी है कि उसी तरीके से हम अपने टीचिंग की स्ट्रेटेजी को देखें कि हम किस तरीके से पूरे उसको मोल्ड कर रहे हैं। दूसरा ये है कि स्टूडेंट का जो सेकेंडरी पार्टिसिपेशन इन टीचिंग से रहता था, अब वो है एक पार्टिसिपेटिंग द टीचिंग प्रोसेस एज द एक्सपर्ट की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। ये उसका रोल बदला है। तो अब हम अगर देखें तो आखिर हमें किस प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि रोल जब बदल रहा है और रोल बदला है सोसाइटी के डिमांड से। वी आर वर्किंग इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन माने सोसाइटी हमसे क्या अपेक्षा करती है। सोसाइटी हमसे जो अपेक्षा करती है, उसके आधार पर शिक्षण की जो तरीका है, जो रणनीति है, वो हमको बदलना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। हम पहले की तरह अगर सोच करके आज भी पढ़ाते रहेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि जब जब समाज का स्वरूप बदला, शिक्षा के उद्देश्य और स्वरूप बदलते चले गए। क्योंकि शिक्षा वास्तव में समाज के लिए, समाज के द्वारा, समाज की अभी प्रेरित होकर ये संपूर्ण प्रक्रिया चलती है। इसलिए समाज के बदलते हुए डिमांड को देख करके, उसकी आवश्यकताओं की, उसकी प्रॉब्लम्स की, उसके एस्पिरेशंस को देखते हुए टीचिंग की संपूर्ण जो स्ट्रैटेजी है, वो भी हमें क्लासरूम में बदलनी पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली वी आर प्रिपेयरिंग द रिसोर्स इन आवर क्लासरूम। तो ये बात हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब वाकई टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या है? एक्चुअली टीचिंग स्ट्रेटेजीज आर द मेथड एंड टेक्निक्स दैट टीचर यूजेस टू सपोर्ट देयर पीपल और स्टूडेंट थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। वो तरीका
जब हम विद्यार्थी को कक्षा में सपोर्ट जिस तरीके से करते हैं कि वो सीख ले, मैक्सिमम जो हम उसको उसके व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो 3 हमारे गोल होते हैं, जो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन के आधार पे अगर हम उन्हें देखें, तो वो तीनों बदल जाएँ। इसके लिए स्ट्रैटेजी अब क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं आप पहले बता दूँ कि सारी स्ट्रैटेजी हमारी तब बहुत अच्छी होगी, जब हमारी बिफोर जो प्लानिंग है, जो प्री एक्टिव फेज़ है हमारी प्लानिंग का, वो बहुत सशक्त हो। ये बहुत इससे जुड़ी है कि should be very clear towards the intent which are going to teach in the classroom. दूसरी बात, we should be clear in setting the objective. हम जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं वो बहुत हमारे क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, we should be having full knowledge towards our subject. जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं उसका पूरा विषय हमारे पास नॉलेज हो। दूसरी चीज ये है कि उस विषय के हम इस बात को ध्यान में रखें, तो इस बात की बहुत जरूरत है कि हम उसी तरीके से अपने टीचिंग को ध्यान में रखें। दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजीज उसी को ध्यान में रख करके हम ये क्लासरूम की टीचिंग की स्ट्रेटेजी तय करें, जिसमें बहुत सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। वो ये होंगी कि वो महत्वपूर्ण बातें ये होंगी कि क्लास क्या है, किस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो लेवल क्या है, जिस लेवल को हम पढ़ाने जा रहे हैं, विद्यार्थियों का इंटरेस्ट क्या है, वो उसका रुचि क्या है। दूसरी बात, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी नॉलेज कितनी होगी। अगर इन सारी बातों को हम पहले से आकलन कर लें, तो निश्चय ही हमारी टीचिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही अच्छी होगी। ये बहुत हमें ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि एक लेसन में टीचर तरह तरह की स्ट्रेटेजीज बनाता है, जिससे अच्छी तरीके से जो वो पढ़ाना चाहता है वो जा सके। और वो जो डिफरेंट जो वो तरीके, जो रणनीति वो बनाता है, मोस्ट इफेक्टिव जो स्ट्रेटेजीज है, ये मान के आप चलिए, वो ये जरूरी नहीं है कि वो एक टॉपिक को पढ़ाते समय वो जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई थी, वो अगले टॉपिक को पढ़ाते समय भी वो स्ट्रेटेजी काम कर जाए। ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए वो हमेशा वेरी करती है। और ये भी जरूर बात स्पष्ट रखिए कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ए टीचिंग स्ट्रेटेजी टू बी इनोवेटिव। ऑल दो हमें जो है लर्निंग टारगेट्स पहले से फिक्स करने चाहिए। हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कितने समय तक पढ़ाने वाले हैं, हम क्लास में कितने ड्यूरेशन तक पढ़ाने वाले हैं, हमें उसके लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, और हम इन चीजों को अगर पहले से निर्धारित कर लें, तो हमारे पास हमें आसानी होगी कि हम विद्यार्थियों को के समक्ष जो हम आने वाली कक्षा में लेकर जा रहे हैं, वो हमारा इफेक्टिवली वो स्ट्रेटेजी, वो प्लानिंग हमारा काम कर जाएगा। तो मुख्य बात क्या है कि उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो महत्वपूर्ण है, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला है कि वी शुड विजुअलाइज। विजुअलाइज माने क्या होता है? विजुअलाइज द टॉपिक और प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। जैसे ये क्या है, जैसे कि हम इस तरीके से कुछ करें कि जो विद्यार्थी उस पढ़ने वाली विषय के साथ अपने निजी जीवन के अनुभवों को जोड़ सके। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए हम लोग मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि जैसे हम लोग भारत के इलेक्शन प्रक्रिया को पढ़ा रहे हैं, कैसे इलेक्शन प्रोसेस होता है, तो अब वो हम लोग वहां पर क्लास में लोकल फील्ड ट्रिप ले जाकर, या हम उन बच्चों को उसी क्लास में ड्रामा कराते हुए नाटक के माध्यम से, या कोई बिल पास हो रहा है वो उसे
उसको विजुअल, या तो हमारा तरीका बताने का ऐसा हो, जैसे कि मान लीजिए हम कोई कहानी सुना रहे हैं, उसका एक उदाहरण देखिए कि जैसे कहानी सुना है वो इस तरीके का हो सकता है, एक शेर था, उसका एक खरगोश, इसका एक मित्र था जो खरगोश था, दोनों बहुत पटती थी, दोनों हमेशा साथ साथ खेलती हुई। एक दिन खरगोश शेर को कोई शिकार नहीं मिला, उसको ये लगा कि आज मैं खरगोश को खा लेता हूँ, खरगोश बेचारा डर गया। एक तो ये तरीका है। अब जब दूसरा जो तरीका है, अब आपको लग रहा है कि मैं खरगोश और शेर तो ला नहीं सकता, अब विजुअलाइज कैसे करें कि वो एक पूरा बने और विद्यार्थी उस पर सोचे कि उसके मन में ये बातें कैसी आई होंगी। अब वो एक शेर था, उसके एक मित्र था जो खरगोश था, दोनों में बड़ी गाढ़ी मित्रता थी और वो मित्रता इस प्रकार की थी कि दोनों साथ साथ खेलते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। अब शेर ने ये सोचा कि क्यों ना मैं खरगोश को ही खा लेता हूँ। अब हम अपने बोलने से भी ये चीज कर सकते हैं कि बच्चे को वो दृष्टांत देते हुए वो दृश्य उपस्थित कर दें, और दूसरा ये तरीका भी हो सकता है कि क्लास में, कक्षा में ऐसा वातावरण बनाएं जिससे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बच्चा उसको विजुअलाइज करे, या हम बच्चे को फील्ड के बाहर, जैसे हम, मैंने ये देखा है कि जिन चीजों में हम विद्यार्थी को ले जा करके फील्ड के बाहर, या हम उनको सामान्य रूप से सामान्य वातावरण में, जैसे हमारे यहाँ हम लोगों ने इस पर ट्रेनिंग भी की थी, टीचिंग थ्रू इन्वायरमेंट, पर्यावरण के द्वारा विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है पढ़ाने की। अब विद्यार्थी को जड़ों के प्रकार पढ़ाने हैं, टाइप्स ऑफ रूट पढ़ाने, हम कक्षा में ही ब्लैक बोर्ड में रूट बना देते हैं, हम कक्षा में ही विद्यार्थी को मुंह जबानी बता दिया, एक लंबी ऐसे रूट होती है, एक में तमाम ऐसे। अरे क्यों नहीं उसको हम फील्ड में ले गए और वहीं से हमने 3 4 6 10 जड़ें उखाड़ दी। बच्चे को क्यों नहीं फील्ड में ले गए, हमने कई तरह के पत्ते दिखा दिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिन चीजों में हम आस-पास के वातावरण को उपयोग करके पढ़ा सकते हैं, जिससे विद्यार्थी उन सिचुएशन को विजुअलाइज करे, उसको उसमें वो खुद को ढाल करके सीखने की कोशिश करे, वो भी हमें सोचने की जरूरत है। ये पहली स्ट्रेटेजी है जो आपको क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्लास में 10% तो नहीं लेकिन 80 से 90% तक आप चाहते हैं कि आपको आपका वो रिजल्ट आए आपके लर्निंग का, तो अचीवमेंट का, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है उसके बारे में बहुत बात होती है, कई लोग तो ये भी कहते हैं पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन सच्चाई ये है, जितना भी पुराना हो गया होगा आज तक भी हमारी कक्षाओं में ये आ नहीं पाया है। हम इसे रोज चिल्लाते हैं, वो है कोऑपरेटिव टीचिंग। कोऑपरेटिव टीचिंग, सहकारी शिक्षण जिसे कहते हैं, कोऑपरेटिव टीचिंग, वो वास्तव में अभी हमारी कक्षाएं उनसे कोसों दूर हैं। बड़ी कक्षाओं में तो ये और भी ज्यादा दिक्कत है। छोटी कक्षाओं में तो हम सहकारी शिक्षण के कुछ उदाहरण कर भी लेते हैं प्रयोग करते हुए किसी चीज, लेकिन बड़ी कक्षाओं में तो शिक्षक पूर्णतः व्याख्यान पर निर्भर है। अगर टीचर एजुकेटर के रूप में हम देखें तो हम वाकई अगर विद्यार्थियों को ये चीजें, ये आदत डालना चाहते हैं कि वो आने वाली कक्षाओं में कोऑपरेटिव सहकारी शिक्षण की आदत डाले, तो हमको भी एक शिक्षक प्रशिक्षण होने के नाते कक्षा में इसकी आदत डालनी पड़ेगी। उसकी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कैसे ये होगा। कोऑपरेटिव टीचिंग इस प्रकार से होगी कि हम अपने शिक्षक विद्यार्थियों का, या हम अपने जो हमारे कक्षा छात्र अध्यापक हैं उनको ओपन, उनका जो है मेंबरशिप क्लास में उनका ओपन वॉलंटरी मेंबरशिप उनके लिए एकदम ओपन करें और उनको अपने साथ मेंबर बनाएं टीचिंग का। दूसरा ये है कि इसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल काम करता है, दोनों को ही, शिक्षक को या प्रशिक्षक को बहुत ही उदारवादी दृष्टिकोण के साथ वर्क करना पड़ता है और ऑटोनॉमी होती है। ऐसा नहीं है कि हम ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस दोनों इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। अगर कहीं पे भी ये लगता है कि हम उसके आगे हैं तो कोऑपरेटिव टीचिंग नहीं हो सकती। सहकारी का मतलब यही है कि दोनों का बराबर का आ जाए। सहकारी शिक्षण की तमाम प्रविधियां हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। दूसरा ये है कि कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के मध्य कोऑपरेशन हो। कोऑपरेटिव तभी बात आएगी जब दोनों के मध्य वो कोऑपरेशन हो और कंसर्न फॉर कम्युनिटी हो, मतलब जिस समुदाय के लिए हम कर रहे हैं उसका कंसर्न। अब कोऑपरेटिव टीचिंग क्यों जरूरी है, इसकी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, the purpose of cooperative is to realize the economic, culture and social need of the organization. हम ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी, हम एक्चुअली में क्या है, सहकारी शिक्षण क्लास में, कक्षा कक्ष में विद्यार्थी का सामाजिक विकास करता है, इस बात को आप मानते होंगे। देखिए सामाजिक विकास करने का सबसे बड़ा आधार यह है कि विद्यार्थी एक दूसरे की भावनाओं को समझे
उसकी अपेक्षाओं को समझे, उसकी समस्याओं को समझे और एक दूसरे को मदद करे, सहयोग करे। और इससे ना केवल उनमें एक सामूहिकता की भावना उत्पन्न होगी, बल्कि सामूहिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण की भी भावना उत्पन्न होगी। इसलिए सहकारी शिक्षण बहुत जरूरी है। और सहकारी जो शिक्षण अधिगम होता है, कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग, उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो सबसे मजबूत बात है, कहते हैं ना कि मनुष्य ने तय कर लिया आसमान का भी फासला, चांद का भी फासला, लेकिन तय नहीं कर पा रहा दिल से दिल का फासला। जो हमारी मेज के इधर बैठे हैं लर्नर्स, के बीच की जो दूरी है, वो इतनी बड़ी दूरी है जो हम शायद तय ही नहीं कर पाते। जन है, मूल्यों का निर्माण है, सदचरित्र का निर्माण है, सामाजिकता का विकास है, सर्वांगीण विकास है। और सर्वांगीण विकास में शारीरिक और मानसिक विकास के अतिरिक्त भी ना विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक के सामने खुल पाता है और ना ही शिक्षक विद्यार्थी के सामने खुल पाता है, और दोनों के मध्य इतनी दूरी है कि वो दूरी समाप्त नहीं होती। इसीलिए सहकारी शिक्षण भले कोई भी जितना भी कहे, ये लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। और उसका तरीका क्या हो सकता है? प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं मृदा अपरदन, हम सॉइल इरोजन पढ़ा रहे हैं। अब विद्यार्थियों को आप बताइए, सॉइल इरोजन मुंह से भी बताया जा सकता है, पानी आया उड़ गया, हवा बहुत तेज चली धूल उड़ गई, पानी हमने बहुत बड़ा धूल उड़ गया। लेकिन अगर इसे हमें कोऑपरेटिव करना हो और बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा मिट्टी ले आए, एक जड़ ले आए, उसमें मिट्टी पकड़ी हुई, एक खुली मिट्टी लाए, 2 बच्चों को खड़ा कर दिया, बच्चों ने पानी डाला, मिट्टी बह गई, बच्चों ने फूंक मारा मिट्टी, और उसी से 4 बच्चे एंगेज्ड हैं, वही बच्चे क्लास में पढ़ा रहे हो, टीचर का जो परिश्रम है वो भी कम होता है। और बच्चे को भी लगता है कि टीचर हमको महत्व दे रहा है। और इससे हम ये जान पाते हैं कि वास्तव में विद्यार्थी को की पर्सनालिटी का कौन सा ऐसा पक्ष है जो हम नहीं समझ पाए और आज हम देख पा रहे हैं। हमारे जो सामने बैठे हुए, वैसे कहा भी ये जाता है कि टीचर जो है परफॉर्म्स इफ द टीचर इज रनिंग स्टूडेंट विल वॉक, इफ द टीचर इज वॉकिंग स्टूडेंट, इफ द टीचर इज वॉकिंग स्टूडेंट विल सिट, if the teacher is sitting student will sleep, if the teacher is sleeping the knowledge of the student will die। आपको ये समझने की जरूरत है कि हम जो भी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं उसमें हमारी जो भूमिका है वो उनसे डबल ही रहेगी। जो महत्वपूर्ण बात ये है, उसी प्रकार में जो दूसरी आपसे बात कह रही हूँ, हम क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर का भी मैंने देखा कैसे करते हैं। प्रश्न पूछना इतना आसान नहीं होता, ये जो टेक्निक्स है ना, टेक्निक ऑफ क्वेश्चनिंग, ये बहुत कठिन है। आप प्रश्न कैसे पूछते हैं, प्रश्न कैसे बनाते हैं, प्रश्न बनाने का तरीका, प्रश्न लेने का तरीका, प्रश्न से सही उत्तर पाने का तरीका, ये बहुत बताने और जानने की जरूरत है। कई बार बच्चे हम लोगों से पूछते हैं, क्योंकि हम लोग टीचर एजुकेटर आपके सामने, मैडम कितना प्रश्न बना लें? अरे ये कैसे बना लें? जितना ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन वही बना सकता है, किसी भी कंटेंट से क्वेश्चन वही बना सकता है जिसने पूरे कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़ा हो और उसको ग्रैस्प किया हो। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि जैसे एक कहानी है, एक एक व्यक्ति आता है, बनारस के स्टेशन पे उतरता है, और उतरने के बाद उसे एक लड़का दौड़ा हुआ आता है। वो लड़का दौड़ के आता है, उसके पास उसे मामा मामा कहता है। आप लोगों ने कहानी सुना है, मैं हम किसके मामा हैं। और उसके बाद वो लेके उनको वो लोग जाते हैं नहाने, और वो लड़का उनका सामान लेके वो पहले। अब इसमें प्रश्न देखिए, लेखक कैसे आता है, कैसे बनारस के स्टेशन पे पहुंचता है, वो बनारस के स्टेशन पे उसके सामने कौन आता है, लड़का उसे क्या क्या कह के पुकारता रहता है, लड़के ने पास में आने के बाद क्या किया, पैर छुआ, लड़के के पैर छूने के बाद क्या कहा, चलिए मामा जी हम लोग गंगा जी नहाते हैं। दोनों गंगा जी नहाने के लिए किस पर चढ़ के गए? दोनों रिक्शे पे चढ़ के गए। गंगा जी पहुंचकर उन लोगों ने उन्हें सबसे पहले अपने वस्त्र उतारे। तो लड़के ने मामा उस लेखक से क्या कहा कि आप पहले नहाने जाइए। नहाने के बाद जब लेखक बाहर आए तो उसने क्या देखा? अब आप सोचिए, छोटी सी चीज है, कितना सारा। अब बच्चा जो है इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। अब देते देते पूरी चीज उसको रट गई। ये जो है, ये जो चीजें हैं, ये विद्यार्थी को बराबर का सहयोग ना केवल देने, बल्कि उसको ये भी ध्यान। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे में जैसे कई विषयों में आप देखिए, हम मॉडल रीडिंग करवाते हैं, हम बच्चों से जो है अनुकरण वाचन। एक एक जगह वो करिए। मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि टीचर को क्लास में लिखते से लिखते कुछ गलत बोलना चाहिए, कभी कुछ गलत लिखना भी चाहिए। गलत लिखिए, देखिए कि आपने जो गलत ब्लैक बोर्ड पे लिखा उसको स्टूडेंट कितना वो होकर के एक्टिव होके देख रहे हैं। और एक दिन आपने गलत लिखा और आपने बड़े इंटरेस्ट से उसको सुधारा, बच्चे को ये पता चलेगा
कि देखिए मैडम, मैंने मैडम का सुधारा, वो आपकी तरफ तुरंत अटेंटिव रहेगा। कितने इंटरेस्टिंग वे से हम क्लास में प्रेजेंट करते हैं और कितना हम स्टूडेंट के कोऑपरेशन को सीख कर पाते हैं, ये टीचिंग के सबसे स्ट्रेटेजी की सबसे महत्वपूर्ण और एक बात मैं और आपके सामने शब्द रख रही हूँ, वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। बहुत लोगों ने इसको सुना होगा। जो बेहतरीन, जो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, वो वास्तव में न केवल इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट को जन्म देती है, बल्कि ये भी जो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, वो एक्टिवली जो है क्लासरूम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने पे भी बहुत ज्यादा बल देता है। ये दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जितना क्लास में आप इंगेज स्टूडेंट को करेंगे, अनुशासन उतना ही अच्छा रहेगा, क्लास का वातावरण उतना ही अच्छा रहेगा, क्लास का पूरा वातावरण इंटैक्ट रहेगा, विद्यार्थी उतना अटेंटिव रहेंगे, आपके प्रति विद्यार्थियों का स्नेह होगा, समर्पण होगा, आपको समझेंगे, आप विद्यार्थियों को समझेंगे, आपके लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जल्दी अचीव हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपकी आपको ये लाभ होंगे। तो कोऑपरेटिव इसी का प्रयोग है, आप एक्सपेरिमेंट्स करवाइए। हम पूरा मुंह से ही बोल देते हैं, भैया पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी में H2O2 होता है, सब कुछ चाहे जो छोटी-छोटी चीजें, आसपास की चीजों से उपयोग है। अगर हम छोटा सा उदाहरण, संज्ञा ही पढ़ा रहे, नाउन पढ़ा रहे, अपने ही कपड़ा दिखाइए, वस्तु दिखाइए, पंखा दिखाइए, बच्चों को ये सारी बातें हम प्रशिक्षकों को, ये हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को समझाएं कि बहुत बड़ी हाथी पढ़ाना तो हाथी लेके कक्षा में आने की जरूरत नहीं है। हल्दी घाटी पढ़ाना तो हल्दी घाटी, हल्दी और घाटी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा पूर्व ज्ञान में ये प्रश्न पूछते हैं हल्दी घाटी में कि बेटा ये बताओ, दाल में पीला रंग करने के लिए क्या डाला जाता है? मैडम हल्दी। और वो नदी कहाँ से होके बैठती? घाटी। और मिला के क्या हो गया? हल्दी घाटी। अरे हल्दी घाटी क्यों इस तरह पढ़ाना है? बच्चों को ये बोलिए कि बच्चों, हमारे जैसे गोरखपुर में स्टेशन के पास किस महापुरुष की मूर्ति है? हमारा जो डिपार्टमेंट हो महाराणा प्रताप परिसर, हमारे परिसर का क्या नाम है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने किससे युद्ध किया था? अकबर से किया। कहाँ पर युद्ध? मेरे कहने का मतलब वो छोटी छोटी चीजों से हम जोड़े जो वो जानते हैं। ये जो चीज है, ये विद्यार्थी के संलग्नता को बढ़ाएगी। दूसरा एक और है कि हम लोगों को हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड एम्फेसाइज ऑन इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। हमको इनकरेज करना चाहिए कि विद्यार्थी इंक्वायर करे, इनकरेज करना चाहिए। विद्यार्थी पूछता है, इंक्वायरी करता है, इनकरेज स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन एंड देयर ओन इन्वेस्टिगेशन, देयर ओन आइडियाज। उनको हमें इसलिए हमें इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और जिससे कि उनकी इंप्रूव हो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है, और दूसरा जो बात है कि वो डीपर अंडरस्टैंड कर सके अपने एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को। ये बहुत जरूरी है। तो हम क्लास में बच्चे को जितना ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्रता देंगे, वो हमारी क्लास में, हमारी जो सबसे सशक्त टीचिंग स्ट्रैटेजी में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्लास में इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन दें और विद्यार्थी को इनकरेज करें। क्लोज रीडिंग से हम करें, वो करके पढ़े, और वो स्टूडेंट एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, और साथ में वो कनेक्शन करें जो विभिन्न, जो उन्होंने, जो उनके सबके पास में जानकारी है, और वो डिस्कवर करें नए नॉलेज को। ये बहुत जरूरी है कि हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी ऐसी बने, और ये तभी बन पाएगी जब हमारे प्रश्न क्यों से आएंगे, जब हमारे प्रश्न कैसे से आएंगे, जब हम उनके सामने कोई समस्या देंगे, जब हम उनको इनिशिएटिव देंगे। और इनिशिएटिव देने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि विद्यार्थियों के सामने ये बात आ जाए कि हम व्हाट विल आई क्रिएट, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा ये आ जाए व्हाट विल आई सॉल्व, मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ। हाउ कैन आई कैन मेक एन इम्पैक्ट, मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ये बात सोचना शुरू कर दे। और व्हाट डू आई लव, मेरे को क्या अच्छा लगता है, विद्यार्थी स्वयं इस बात को समझने लगे। और व्हाट विल आई लर्न, और मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, विद्यार्थी को ये बात समझ में आने लगे। ये जब इंक्वायरी से आप इस विद्यार्थी को डीप थिंकिंग, आज मैं आपको बताऊं, आप, हम लोग बड़ी कक्षाओं में पढ़ाते हैं, हम लोग शिक्षक प्रशिक्षक एमएड को भी पढ़ाते हैं, आप में से भी बहुत पढ़ाते होंगे, बीएड को पढ़ाते हैं, लेकिन आज भी शिक्षकों जो हमारे सामने विद्यार्थी आते हैं, उनको खुद ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हम क्या पढ़ें, कौन हमारे इंटरेस्ट का है, हमको हमारे वो मेरे रुचि का क्या है, मेरी अपनी क्षमताएं क्या है, और मुझे क्या क्या ऐसी चीजें जिसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि क्लास में
उनकी जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज थी, जो कभी टीचर्स ने पढ़ाया होगा, वो सही तरीके से नहीं आई। वो एबिलिटी डेवलप ही नहीं हो पाई कि विद्यार्थी अपने आप को उसमें इंडल्ज करके उसके आगे की बात सोच पाता। तो जरूरी क्या है कि हम, इस बात का है कि हम विद्यार्थी को उसी प्रकार का वातावरण दे जिससे कि विद्यार्थी अपने आप को उस वातावरण में डाल के हमारे सामने खुले। वो टीचिंग एनवायरनमेंट जो विद्यार्थी को फुली ऑटोनॉमी दे, स्वायत्तता दे कि भाई तुम अपने तरीके से सीखने के लिए तैयार रहो, और वो जो इंडिपेंडेंस भी उसको दे कि वो अपनी जो बातें हैं, अपने रिएक्शंस को क्लास में रख सके। देखिए, एक बात मैं और भी बताऊं, अगर वाकई हमें विद्यार्थी के मन और मस्तिष्क को संपोषित करना है, उसके हृदय को पोषित करना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके व्यक्तित्व के इन पक्षों और जो शरीर और अंदर मन के कई कुंठाएं हैं, कोई कमियां हैं, वो बाहर तभी आ पाएंगी जब विद्यार्थी के को हम पूर्णतः अपने शिक्षण में संलग्न करेंगे। अब देखिए, कुछ ऐसा है कि क्या है एक्चुअली, क्या है कि अगर हम विद्यार्थी को इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के लिए अभिप्रेरित करते हैं, लर्निंग के लिए, तो वो ये इट विल मेक द होल टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट सेंटर्ड, पूरा बना देगा। और दूसरी बात ये है कि वो क्या है, स्टूडेंट को एक प्रेशर भी देगा सीखने के लिए। ये भी बात आप मानिए, जब हम इंक्वायरी करने के जगह पे उनको डाल देंगे, उनको समस्या देंगे नहीं ना, वो जो वाई वाली चीज है वो नहीं आएगी। तो वो बच्चा वहां पर जब उसको समस्या नहीं देंगे तो वो प्रेशर नहीं आएगा। वो प्रेशर जब आएगा तो मजबूरी में उस प्रेशर में आके कुछ सीखेगा, और प्रेशर उसके दिमाग को देना जिससे उसका विजन खुले सोचने का। दूसरी बात ये है कि वो जो चैलेंज टेकिंग, वो चैलेंज लेने का जो जज्बा है, वो विद्यार्थी में आएगा। ये बात एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि वो आगे जो हम जिनको प्रशिक्षित करने जा रहे हैं एजुकेटर्स के रूप में, वो क्लास की चैलेंजेस को लें। इसलिए जरूरी है कि हमारे प्रशिक्षण में भी ये बातें आए, और वो विद्यार्थी वो अपने सामने जो भी उनके कक्षा शिक्षण में क्लास के रूम के रियल जो सिचुएशंस में उनको प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसको वो ध्यान देते हुए उसको उसके आगे निकलने के प्रयास करें। और दूसरा ये है, द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो ऑलवेज इट इज बेस्ट, क्योंकि ये प्रमोट करती है कोलैबोरेशन, टीम बिल्डिंग। ये टीम बिल्डिंग को कोलैबोरेट करती है, उनको उसके लिए विद्यार्थियों को मजबूत करती है। इसीलिए आप देखिए, बहुत सारी पुरानी ऐसी विधियां हैं, आपको लगता होगा जब हमारी मौखिक शिक्षण होता था ना, जब वैदिक युग के बारे में हम बात करें, तो उसमें चर्चा विधि होती थी। हमने तमाम कोई चीज डाल दिया। देखिए, एक बात मैं और बताऊं, क्लास में हम गणित पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हम तो इसका कदापि अर्थ नहीं कि ये हम केवल विद्यार्थियों को गणित हिंदी पढ़ाते हुए हम केवल उतना ही पढ़ाने पे एम्फेसाइज करें। ये भी जरूरी है कि क्लास में पढ़ाते समय विद्यार्थियों को समाज के लिए भी तैयार करें, और ये तभी हो पाएगा जब हम क्लास में हम इस तरह की चीजों को, इस तरह के स्ट्रैटेजी को बनाएं कि विद्यार्थी अपने से आगे निकल करके, क्लासरूम के वातावरण से आगे निकल करके समाज उपयोगी जो तथ्य हैं उनके लिए भी वो तैयार होता रहे। अब आगे जो है, अब दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वी शुड डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है क्लास में। डिफरेंशिएशन किस आधार पे होना चाहिए? डिफरेंशिएशन जो है एक्चुअली इसलिए जरूरी है कि वो हमारी क्लासरूम में जो हम टोटल वर्क करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन द क्लासरूम, उसको पूरा का पूरा वो स्टूडेंट की एबिलिटी और स्टूडेंट की एबिलिटी और कंटेंट की नीड को देख करके हम डिफरेंशिएशन करें। स्ट्रैटेजी जो भी हम बनाए उसमें डिफरेंशिएशन हम करें जब भी, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन हो वो क्लास में स्टूडेंट की कैपेसिटी को देख करके होना चाहिए। और ये भी जरूरी है कि हर एक जो सब्जेक्ट है उसकी अलग अलग नीड है, तो नीड को ध्यान में रखते हुए हमें क्लास में उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। अब जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे जो पहला है कि हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे मैं अगर मैथ्स का ही एक कॉन्सेप्ट ले लूं, तो मैथ्स का ही एक टॉपिक ले लूं, तो मैथ्स में आप देखिए, मैथ्स में पहला हम फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टीच व्हाट इज ट्रायंगल, देन वी आर गोइंग टू टीच व्हाट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये कंटेंट ये सेम चल रहा है, लेकिन आगे हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारे कुछ रूल्स, कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स। अब द सम ऑफ द
ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये है ना। अब हमको अगर ये पढ़ाना है तो हमारे वो जो कंटेंट है, जो पहले हमने किया था ट्रायंगल को पढ़ाते हुए और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को पढ़ाते हुए, वो हमारा इसमें नहीं चलेगा। हमको वहां पर कंटेंट के आधार पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसमें जो है जो है क्लासिफिकेशन हमारा कंटेंट पर आधारित होना चाहिए। कंटेंट पर आधारित जब क्लासिफिकेशन होता है तो वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, कंटेंट जो है वो उसकी टफनेस क्या है, उसकी नीड क्या है, कंटेंट के पहले जो उसके पहले स्टूडेंट का प्री नॉलेज क्या होगा, कंटेंट किस प्रकार से रुचिकर तरीके से रखा जा सकता है, कंटेंट जो दिया जा रहा है, जो विषय वस्तु हम क्लास में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो विषय वस्तु विद्यार्थी कितना किस तरीके से ग्रहण करेंगे, वहां पर कंटेंट बेस जो है हमें थोड़ा सा वहां पर हमें डिफरेंशिएशन, हमको एक आधार है हमारा कंटेंट का, और दूसरा जो आधार है वो है हमारा कंटेंट के बाद हमारा जो दूसरा आधार बनता है वो है हमारा प्रोसेस का। देखिए, प्रोसेस का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट, जितने भी आपके सामने विद्यार्थी हैं, हम लोग प्रशिक्षक है, हमारे सामने जितने प्रशिक्षणार्थी होते हैं, सबकी लर्निंग स्टाइल अलग है। उनको जो है वो किस तरीके से मटेरियल को डिलीवर करेंगे, ये भी टीचर टू टीचर के मध्य किस तरीके से ले, तो वो जो विजुअल है, विजुअल होने वाला है, वो किस तरीके से उसको लेने वाले हैं, ये हम किस तरीके से उसको अलग करेंगे। जैसे कहाँ पर हम उदाहरण दे करके प्रक्रिया को चला पाएंगे, कहाँ पर हम टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हमको मटेरियल एड की जरूरत होगी, कहाँ पर हमें अथॉरिटी लर्नर्स को देनी पड़ेगी कि वो जो है वो खुद उसको पढ़ करके समझे। दूसरा ये है कि हम कहाँ पर विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देंगे कि वो मिलजुल करके उसको सीखें। ये प्रोसेस में हमें डिफरेंशिएशन अपने स्ट्रेटेजी में बहुत ध्यान, ये बहुत एस्पेक्ट बहुत अनिवार्य है कि हम एक ही तरीके का कि हमने ये ले लिया। जैसे मैंने देखा है पाठ्य योजनाओं में अक्सर ये बात कि हमने एक चीज बना ली है कि हम प्रश्नोत्तर कुछ हम बताएंगे, फिर प्रश्न फिर हम कुछ बताएंगे, फिर अरे कई जगह हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती, मटेरियल एड से आ जाता है। कई जगह ये भी होता है कि हमको बच्चों को, अब जैसे बच्चों किसान खेत में क्या बोता है सबको मालूम है, अनाज अनाज बोता, बीज बोता है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों किसान जब बोता है तो उसके ये दो बहुत सारी ऐसी चीजें विद्यार्थी को पता है। तो वो जो प्रोसेस है, अब वहां किस तरीके से एग्जाम्पल लेंगे, हम मटेरियल एड यूज करेंगे, वहां पर हमें प्रोसेस को क्लैरिफाई और प्रोसेस के आधार पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और जो तीसरा नेक्स्ट हमारी बात है प्रोडक्ट के आधार पर, कि हम प्रोडक्ट हमारा उत्पादन जो आगे चल के क्या है, एंड ऑफ द लेसन वो क्या आएगा, उसके आधार पर। जैसे एंड ऑफ द लेसन आप क्या चाहते हैं, हो सकता है एंड ऑफ द लेसन आपका, आप किसी में आप नॉलेज देना चाहते हो, नॉलेज आपका बहुत ज्यादा हो, कि कोई ऐसा लेसन हो जो एक्टिविटी बेस्ड हो, वहां पर वो करना वो शुरू कर दे, कोई ऐसा लेसन हो जहां पर वो उसका एक्सप्लेनिंग की कैपेसिटी डेवलप, एंड में जो प्रोडक्ट आ रहा है कि जिसमें रीड एंड राइट लर्नर विद ए बुक रिपोर्ट, वहां पर हम उसको क्या करा सकते हैं। वहां पर ये हो सकता है कि हम उसको उस जो अंत में जो प्रोडक्ट हमारा उत्पादन आने वाला है उसको देख करके हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी। ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि आप डिफरेंशिएट करिए। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे हम एक विषय में गणित ले लीजिए, एकदम मैथ्स की तरह ही ग्रामर पढ़ाया जाता है। ग्रामर में हम क्योंकि मैथ्स में भी नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है, ग्रामर में भी नियम ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम विविध प्रकार के एग्जाम्पल के बाद में, और आप देखिए विविध प्रकार का जो एग्जाम्पल है, कंटेंट एक तो हो गया, ग्रामर है, दूसरा प्रोसेस बदला, अब तीसरा एंड में क्या है कि विद्यार्थी ये जान जाएगा कि जो नाम से संबंधित शब्द है वो सभी संज्ञा होते हैं, और सभी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो मतलब अपने दैनिक जीवन में वो अच्छे तरीके से उनको प्रयोग कर पाएगा। एंड ऑफ दी है वो हमारा प्रोडक्ट, उसके आधार पर हमें उसको स्ट्रेटेजी पर में ये चीजें आनी चाहिए कि एंड में हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो ये भी एक बहुत जरूरी, और जो चौथी बात है वो है लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो एक्चुअली कंडीशन है जिसमें बोथ फिजिकल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल दोनों प्रकार का एलिमेंट इंक्लूड होता है। लर्निंग एनवायरनमेंट माने आप समझते हैं क्लासरूम का लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब ही कदापि नहीं होता कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी कैसा सुन रहा है। लर्निंग एनवायरनमेंट में ये भी इंक्लूड होता है कि वो जो विद्यार्थी की मन स्थिति है,
विद्यार्थी का जो व्यवहार है और जो हमारी मनःस्थिति, हमारा व्यवहार है, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, विद्यार्थी की जो क्रियाशीलता, सब मिला करके कक्ष का वातावरण बनाती है। इसीलिए किसी किसी कक्ष का वातावरण सक्रिय होता है, जहाँ का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है, और कहीं कहीं का कक्ष का वातावरण निष्क्रिय होता है। क्योंकि जो वातावरण में जो व्यवहार वाला जो एलिमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत खूबसूरत कक्षा हो, बहुत उसमें टेबल लगे हों, चेयर लगे हों, सब कुछ लगे हों, लेकिन अगर उसके उसके आधार पर क्लास में उसका उसका वातावरण नहीं बन पाता, कि हमने ठीक से स्ट्रेटेजी अगर टीचिंग की नहीं बनाई, तो वो वातावरण जो है वो प्रभावशाली तरीके से हमारे समक्ष नहीं आता है। तो ये जो बात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों के को हम ध्यान में रखते हुए कुछ ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि स्ट्रैटेजी बनाते समय हमें एक्चुअली में किन बातों को कौन सी और भी बातें हो सकती हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रैटेजी महत्वपूर्ण इस बात को भी करके रखती हैं कि जब टीचर ये सोचना शुरू कर देता है कि जो भी कुछ है, जो भी चीजें हैं, वो मुझे को क्लास में लेके चलना है। जैसे होता है ना, हम जब क्लास में पूरा वॉलंटरीली हम पूरी क्लास को टेक ओवर करके चलना शुरू करते हैं, बस वहीं पर जो स्लैकनेस ऑफ द स्टूडेंट हमें दिखाई देना लगता है। स्टूडेंट लगभग ऐसा हो जाता है कि हमें क्यों बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। हम क्यों, अरे मैडम तो पढ़ाई देंगी, सर तो, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि कई तो क्लास में पूरा डायरी लेके जाते हैं, क्लास में ले जाके लिखा दिया, बोल देते हैं, बच्चा क्लास में लिख लेता है। अब देखिए एक चीज और भी है कि कई बार ये भी कहते हैं कि इसके डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कॉज एंड प्रो भी हैं। जैसे ये है कि रिसर्च शो ये दिखाते हैं कि इसमें क्या होता है, हाई एबिलिटी स्टूडेंट और जो हाई एबिलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उसको ज्यादा सर्व करता है जो डिफरेंशिएशन होता है, और जो माइल्ड होते हैं वो उनके जो है डिसेबिलिटीज को ये या तो जो बहुत माइल्ड होते हैं उनको, बीच के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर इसमें उनको 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 वो सहयोग नहीं मिल पाता। कोई कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि when students are given more options, they how they are going to learn material, तो वहां पर क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ये तो इसकी बड़ी अच्छी बात है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लर्निंग की लेते हैं। हम ज्यादा, जैसे मैंने आपको छोटी सी बात बताऊं, जो जहां पर हम ये बात कहते हैं ना कि हमने विद्यार्थी को ये नियम सिखाना है कि द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। छोटे छोटे हमने ट्रायंगल कागज से काटे, हर क्लास में पूरे विद्यार्थियों को बांट दिया, हर बच्चे से कहा तीनों एंगल्स को आप नापो, और हर बच्चे से कहा कि उसको सम करो। अब बच्चे ने जब सम किया, नापा उसको, तो सब बच्चों ने कहा कि 100। अब बच्चे को ये लगा कि हमको हमको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो निश्चित है कि वो अच्छे तरीके से सीखेगा। दूसरी बात है कि मोर इंगेज रहेगा, इंटरेस्टिंग होगा, वो ज्यादातर ये होगा कि डिसिप्लिन्ड होगा, अटेंटिव होगा। ये हमारे सामने उसके प्रोस हैं। उसके कॉन्स भी होते हैं, जैसे डिफरेंशिएट जो है ये भी एक कि हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब हम डिफरेंशिएट कर करके क्लास में तमाम स्ट्रेटेजीज तय करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में ये कि हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा एज ए टीचर, और वहां पर हमें शेड्यूल में इन चीजों को सही तरीके से व्यवस्थित करके रखने में हमको थोड़ी कठिनाई होगी। ये भी बात मैं आपको बता दूं कि जो लर्निंग कर्व है, वो जो है ज्यादातर ऐसा स्कूल जो है वो लर्निंग जो कर्व आप देखते हैं ना कि नीचे से ऊपर जाता है, और एक समय में ऐसा आता है कि वो एक पठार सा लर्निंग प्लेटो बन जाता है। तो वहां पर जब आप उन चीजों को लाते हैं, तो एक जगह पर ऐसा विद्यार्थी जो है लगातार जब सीखते रहते हैं, तो वो जो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। और आप ये भी देखिए कि कभी-कभी ये भी आता है कि स्टूडेंट को ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि जब एक समय पे ऐसा आता है कि विद्यार्थी ने को लगने लगता है कि मैंने ज्यादा जो सीख लिया वो सफिशिएंट है, तो वहां पर विद्यार्थी को और अधिक सीखने के लिए वहां पर टीचर को बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। एक और जो बहुत कॉज एंड प्रो के बारे में आपको बता दूं, वो सॉरी एक स्ट्रेटेजी और है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। ये भी एक बहुत कहा बहुत बार जाता है कि एवरी टीचर शुड बी टेक्नो फ्रेंडली बिकॉज द स्टूडेंट विच इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो वो उस आज जो है स्मार्टफोन लेके बैठता है। मैं तो अपने क्लास में खुद ही देखती हूँ कि मेरे सामने जो विद्यार्थी, तो मैं कई बार जो है विद्यार्थियों को ये भी कहती हूँ कि वो जो तुम मेरे सामने फोन लेकर के बैठे हो उसको खोलो, उसमें ये देखो कि इस वाले मैटर में क्या दिया गया है, क्या किसी और विद्वान ने कहा है, किसी जो है साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, किसी जो है फिलोसफर ने इस पर क्या बातें कही हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम आज जो है क्लास में टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें। टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ कि टीचर्स के सामने ये निश्चित ही
जो है वो एक हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके का लॉकडाउन हुआ, उसमें मुझे लगता है कि जिस टीचर ने कभी इन चीज़ों का उपयोग नहीं किया होगा, उसने भी ऑनलाइन क्लास लेना, अपनी रिपोर्ट बनाना, स्टडी मटेरियल डेवलप करना, और ये ना केवल हायर एजुकेशन में आया, बल्कि जो प्राइमरी एजुकेशन में टीचर्स थे, जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते थे, उन लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और व्हाट्सएप से बच्चों को जोड़ा। और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि ये वक़्त की माँग है, कि कभी आज जो हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि विश्व में कभी नहीं होगा। ये तो एक 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 ये समझ लीजिए झलकी थी। कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने एक ये जो आया परिदृश्य, कभी भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी आपदा-विपदा या कोई ऐसी आया, तो हम उसमें इस तरीके से तैयार रहें, और इसके लिए जैसे हम आईपैड्स हैं, टैबलेट्स हैं, उनको क्लास में यूज़ करें, रिकॉर्ड्स, रिजल्ट में फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। देखिए ये क्या है कि ये ना केवल हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाता है, बल्कि ये विद्यार्थियों को भी ये महसूस कराता है कि हमारे सामने जो टीचर आ रहा है, वो अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड है। ये एक मैं आपको बताऊँ, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने से पर्सनैलिटी का एक अलग एस्पेक्ट डेवलप होता है। दूसरा चीज़ ये है कि बुकिश आज नए-नए तरह के आविष्कार, नए-नए तरीके का ज्ञान का जो विस्फोट हम कहते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज है, उसमें नई-नई चीज़ें हर ज्ञान की हर शाखा में जुड़ रहा है। एजुकेशन भी उससे अछूता नहीं है, टीचर एजुकेशन भी अछूता नहीं है। आज मैंने आपसे बताया कि हमारा जो पूरा का पूरा जो रोल है, वो शिफ्ट हो चुका है। तो वहाँ पर हमारे सामने जो विद्यार्थी बैठा है, वो हमसे अपेक्षा करता है कि कल अगर लर्निंग फॉर डिसेबल पर कोई लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉर डिसेबल स्टूडेंट पर कोई कहीं पर अमेरिका में या ब्रिटेन में कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर कोई नई बात कही गई है, तो आज वो टीचर हमारा उस पर जरूर बात करेगा। अगर स्टूडेंट की है कि वो भी नेट और इसको यूज कर रहा है, तो वो उस अपेक्षा के अनुरूप टीचर्स को भी क्लास में तैयार होके आना पड़ेगा। अब हम क्लास में वही पुरानी बुक को पढ़ करके आ करके हम क्लास में विद्यार्थियों के साथ अपना तारतम्य नहीं बना सकते, और वो दिया हुआ जो ज्ञान है वो भी हमारा अप टू डेट नहीं माना जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को अपडेट रखें। मैं एक बात भी स्पष्ट आपसे बताती हूँ, क्योंकि हम लोग रिसर्च भी कराते हैं। रिसर्च की परिस्थितियाँ ये हैं कि जो ऑनलाइन डेटा लेना चाहिए, अभी परिस्थितियाँ ये हैं कि बड़े-बड़े शिक्षा विभाग के कार्यालयों में भी लोग अपने डेटा को अपडेट नहीं करे हैं। और रिसर्चेज़ में अगर सेकेंडरी डेटा आपको लेना है, तो लोगों के टेक्नो फ्रेंडली ना होने के कारण, ऑफिसेज़ में या एडमिनिस्ट्रेशन के टेक्नो फ्रेंडली ना होने के कारण स्थिति ये है कि लोग अपने डेटा को अपडेट नहीं करते। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की है कि हम टेक्नोलॉजी को कितना करें। लेकिन मैं एक बात और भी आपसे स्पष्ट कह दूं कि नो टेक्नोलॉजी कैन एनी टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस द पोजीशन ऑफ द टीचर। कोई भी टेक्नोलॉजी शिक्षक के जगह नहीं ले सकती, क्योंकि शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि शिक्षक केवल जानकारी और ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अनुकरण करने का भी माध्यम है। इसीलिए जब हम विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं, तो सबसे पहले जो प्रशिक्षण का उद्देश्य है, वो है शिक्षक सुलभ व्यक्तित्व का निर्माण करना। बिल्डिंग ऑफ द पर्सनालिटी एज पर द टीचर। तो ये जो पर्सनालिटी है, उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंसी है, तो वो इसीलिए है क्योंकि विद्यार्थी बहुत कुछ अपने शिक्षक को देखकर सीखता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कक्षाओं में इस बात का जरूर ध्यान दें कि रखें कि टेक्नोलॉजी पर पूरी बातें नहीं आ सकती, लेकिन आज जैसे टेक्नोलॉजी का हम जरूर यूज कर रहे हैं। आप तो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपके 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 चेहरे को नहीं पढ़ पा रही हूँ, आपके भावनाओं को नहीं देख पा रही हूँ, आपके भावों को नहीं देख पा रही हूँ। हो सकता है देखती तो मुझे ये लगता कि कुछ और बातें मैं कर सकती, तो वो चीजें मैं इस समय लैक कर रही हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये आप इसका एक उदाहरण यही है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका कभी विकल्प हो सकता है। दूसरा ये है कि बिहेवियरल मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कक्ष में शिक्षक का व्यवहार बहुत मायने रखता है और वो विद्यार्थी के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। जैसे टीचिंग स्ट्रैटेजी में अगर विद्यार्थी के आपको कोऑपरेशन को लेना है, जैसे कोऑपरेटिव जो है टीचिंग पर बात आ रही है सहकारी शिक्षण में, उसी तरीके से जो इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन की मैंने बात की, या आपने अभी देखा मैंने आपसे जो है टेक्नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग बात की, तो उसमें बिहेवियर बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जैसे मैंने अक्सर देखा कि कक्षा में देखिए, इसीलिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग
एंटरिंग इन द क्लासरूम एंड गोइंग आउटसाइड द क्लासरूम, टीचर कितना अटेंटिव रहता है। देखिए, जब हम माइक्रो टीचिंग में के तमाम स्किल्स बताते हैं, सभी स्किल्स आप लोग जानते होंगे, क्योंकि माइक्रो टीचिंग पर नहीं है इसलिए मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी, पर उन स्किल्स में एक बात जरूर आती है, शिक्षक का उत्साह एवं सजगता। कितना अटेंटिव, कितना जो है टीचर इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा रहा है। तो टीचर का जो बिहेवियर होता है वो महत्वपूर्ण होता है कि वो बिहेवियर को किस प्रकार से मैनेज, और वो बिहेवियर मैनेजमेंट उसे अपना और स्टूडेंट दोनों का करना पड़ता है। उसका जो तरीका क्या है कि वो रिवार्ड है और कहीं न कहीं पनिशमेंट है। पनिशमेंट का यहाँ अभिप्राय, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि पनिशमेंट जो है वो हम लोग आज मान करके चलते हैं डेमोक्रेटिक जो वे ऑफ टीचिंग में, कि पनिशमेंट हमें फिजिकल नहीं देना है, लेकिन पनिशमेंट देने के तमाम और तरीके हैं जिससे हम कक्षा में विद्यार्थी को सही तरीके से उसकी आदतों, उसके बिहेवियर को हम सही तरीके से मोल्ड कर सके, जैसा कि होना चाहिए एज पर द नॉर्म। लेकिन दूसरा जो रिवार्ड है, रिवार्ड का यहाँ मतलब है कि आप लोगों ने एक स्किल पढ़ा ही होगा जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, वो है हमारा पुनर्बलन कौशल। और वो जो हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव है, जैसे कोई भी बच्चे ने हमारे सामने बात की, कोई अपनी बात रखी, कोई भी शिक्षण की स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं और अब विद्यार्थी के प्रति सहृदयता नहीं आती, विद्यार्थी की प्रतिक्रिया पे हम कोई प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं देते, तो विद्यार्थी की सहभागिता हम नहीं प्राप्त कर सकते। ये बात आप अच्छी है। हमारा जो चेहरा है, हमारी बात करने का, हमारे बात करने का, व्यवहार करने का जो तरीका है, वो विद्यार्थी को हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित या उसको पीछे ढकेल सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिवार्ड देते हुए डिसिप्लिन ना केवल कायम करें, बल्कि सही प्रतिक्रिया पर उसके तुरंत रिवार्ड दें और उसको और अन्य विद्यार्थियों को भी उसी प्रतिक्रिया, उसी रिस्पॉन्स को देने के लिए अभिप्रेरित करें। तो ये इसके लिए हम कुछ फन से रिलेटेड इंटरैक्टिव जो है एग्जाम्पल भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक बात और बताऊँ कि कक्ष में हर वक़्त गंभीर होके शिक्षण करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग हँस करके खुले मन से कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हुए, कोई नई बात कहते हुए भी कक्ष में जो विषय से ही हो और विषय की नई बातों को लेते हुए, कुछ बच्चों के साथ हँसते हुए, खिलते हुए, खिलखिलाते हुए, गुनगुनाते हुए भी उन बातों को अभी भी हम पढ़ा सकते हैं और वो हमारा तरीका विद्यार्थियों को पसंद भी आएगा। और वो इंटरेस्टिंग जो वे है, वो विद्यार्थियों को भी एट ईज़ करेगा कि वो अपनी बातों को सही तरीके से रख सके। देखिए, ये जो है और ये इसके लिए हम तरह-तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे गेम्स है, कभी वाद-विवाद है, चर्चा है, भाषण है, तमाम एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसी हैं, जो ना वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विद्यार्थी को, बल्कि उनके पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेंगे और क्लासरूम में भी उनको ये लगेगा कि हमने ये पढ़ा था, इससे ज़्यादा अच्छा कर पाए। तो उसका जो क्लास में इंडल्ज होगा, वहाँ पर उसके जो है अपने आप उसको उसके जो है अलर्टनेस आएगी उसको। तो अलर्टनेस आने के लिए वो जो जो प्रौढ़ता और जो ध्यान आकर्षित करने वाली बात है, वो उसको वहाँ पर आने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है विद्यार्थी को इसके लिए दूसरा जो एक और बात है कि देखिए, टीचिंग स्ट्रैटेजी आज जो है, मैं आपको बताऊँ कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत विज्ञान और गणित के शिक्षण पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। जब सर्व शिक्षा अभियान चला, पूरे देश भर में प्राथमिक शिक्षा के संस्थानों के जो है जो प्राथमिक थे उनको तो सभी को दिया गया, जो 1 से लेके 5 थे, और 6 से लेके 8th तक के गणित और विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया कि वो गणित और विज्ञान शिक्षण को बहुत इफेक्टिवली इंटरैक्टिव और जो एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल के आधार पर प्रैक्टिकल लेते हुए व्यवहारिक तरीके से, प्रायोगिक तरीके से बच्चों को पढ़ाएँ। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो किया गया, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आज भी स्थिति यही है कि टीचिंग स्ट्रैटेजी, नित्य नए-नए तरह के टीचिंग स्ट्रैटेजी का डिमांड है। और वो डिमांड इसलिए है क्योंकि जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, वो ये डिमांड करती आज हमारे देश में, क्योंकि बहुत तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसमें 60% से 65% जो जनसंख्या वो युवा है। युवाओं का मस्तिष्क बहुत जिज्ञासु होता है और जिज्ञासु मस्तिष्क को हम किस तरीके से कक्ष में
और ज्यादा जो है संरक्षित, संपोषित कर सकते हैं उनके हृदय को, और किस प्रकार से उनको भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ न केवल जोड़े, बल्कि कक्षाओं के वातावरण को भी भारत के समाज, भारतीय समाज की इच्छाओं के अनुरूप बना सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षकों का लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स हो। मैं एक बात और आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने इस पर, मेरे कई रिसर्चेस भी हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी मैंने देखी कि साइंस टीचर्स ने ले लिया, प्रशिक्षण बहुत अच्छा चला, वहां पे उन्होंने सहायक सामग्री भी बनाई, उसको भी इस्तेमाल किया, वहां पढ़ा के भी दिखा दिया, क्लास में आए तो जो डर रहा था उसी ढर्रे में पढ़ाया। तो टीचर्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की चीजें जो टीचर्स के सामने भी वो चुनौती होनी चाहिए कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी या ये तरीका आपको कक्षा कक्ष में अपनाना ही होगा। और ये इसी कारण शायद यही है कि आज जो नई-नई चीजें शिक्षण व्यवसाय में आ रही है, वो इसी कारण है, और टीचर्स लगातार प्रेशर महसूस भी कर रहे हैं कि आज आपको इतना करके दिखाना पड़ेगा तब आपका प्रमोशन होगा। क्योंकि टीचर्स कहीं न कहीं नौकरी पाने के बाद में बस टीचिंग, कक्षा कक्ष में पढ़ाया, वहीं तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। हम बता देंगे कि हमने कोर्स पूरा कर लिया। हमने कोर्स पूरा कर लिया, एक तो ये है कि हमने पढ़ाया। दूसरी बात है कि हमने कैसे पढ़ाया, और तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि जो पढ़ाया वो विद्यार्थियों को कितना समझ में आया। तो जो तीसरी बात है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ाया बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमने जो पढ़ाया वो महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे पढ़ाया ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे जो विद्यार्थियों ने कितना सीखा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीज है ये तभी हमारी आएगी जब हम विद्यार्थियों को इसके लिए तैयार करेंगे। और एक और है कि हम क्लास में टीम की तरह वर्क वर्क एज ए टीम। जैसे मैं आपको बताऊं कि कक्षा कक्ष में क्या होता है, टीचर दो ही काम करता है। या तो वो लीडर की तरह पढ़ाता है, बोलता है भैया सुन लो, है उसको ये लगता है मैंने जो पढ़ा दिया, ब्रह्मा जी का जो है वाक्य है, ब्रह्मा की द्वारा खींची हुई लकीर है, वो कभी बदल नहीं सकती। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर विद्यार्थी खुद देने के, तो विद्यार्थी जाए भाड़ में, वो जो पढ़ रहे हैं अपने तरीके से पढ़ते रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों ही प्रवृत्ति गलत। हमें यहाँ पर यह है कि उनको ना केवल पूरी तरह से छोड़ देना है, और ना ये है कि पूरी तरह से टीचिंग को अपने हाथ में ले लेना है। जरूरत इस बात की है कि विद्यार्थी को इग्नोर करने से, उसको पूरी तरह से छोड़ने के साथ हम उसके साथ टीम की तरह काम करें। टीम की तरह काम करने का मतलब है कि विद्यार्थी को, एक बात आप अच्छी तरीके जानिए, जो सामने बैठा हुआ विद्यार्थी वो नए चैलेंज रोज हमको दे रहा है। उस नए चैलेंज के अनुरूप हम कितना अपने आप को इफेक्टिवली अपग्रेड कर रहे हैं, ये हमारे सामने भी चैलेंज है। तो आज स्थिति है कि हम ये इंश्योर करें कि स्टूडेंट को हम पेयर बनाएं, स्टूडेंट को विभिन्न वेरियस पेयर्स में बांटे, हम भी उन पेयर्स का हिस्सा हों, और टीम की तरह उनको हम प्रोजेक्ट्स दें, उनको काम दें, उनको हम उस तरीके के टॉपिक्स दें, वो कंटेंट दें जिसमें वो खुद भी सीखें, और ना केवल उसका प्रदर्शन करें बल्कि टीम की तरह मिलकर सीखने की आदत भी डालें। इससे ना केवल कोलैबोरेटिव टीचिंग की या लर्निंग की बात आएगी, बल्कि टीम की तरह काम करने की बात भी आएगी। क्योंकि मैं आपसे सच बता रही हूँ कि आज सच्चाई ये है कि हमारे बहुत ज्यादा विकास कर जाने के बाद भी स्थिति यही है कि मनुष्य समाज से कटता जा रहा है। मनुष्य एकदम नितांत एकांत अपने आप को समझता है, जो वो पढ़ता है। लेकिन सच्चाई है कि शिक्षा का अल्टीमेट काम क्या है? किसी ने कहा है ना कि किसी भी कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं एक गांव की छोटी सी कक्षा में पढ़ा रहा हूँ। उसे ये सोचना चाहिए कि मैं गांव की एक छोटी सी कक्षा में पढ़ाते हुए एक बहुत बड़े राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूँ। अब आप सोचिए, हमें तो एक ऐसी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं जहाँ पे दिन रात मानव निर्माण का कार्य चलता है, तो हमें कैसे मानव तैयार करना है? तो उस मानव को तैयार करने के लिए इस मानव को भी तैयार होना पड़ेगा। दिया वही जलता है, दिया वही दूसरे को प्रकाश देता है जो स्वयं जलता है, और स्वयं जलते रहने के लिए हमको भी अपने आप को लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा। तभी हम बदलती हुई स्ट्रैटेजीज के साथ कक्षा कक्ष में खड़े होने के लायक अपने आप को बनाएंगे। दूसरा ये है कि जो हम कभी विद्यार्थियों को भी आगे आगे पढ़ाने के लिए अपनी बातों को रखने का ना केवल मौका दे, इंकरेज करें कि वो कक्षा कक्ष को लीड करें।
ये बहुत जरूरी है। हर विद्यार्थी को लगेगा आज मैडम ने उनको कहा, कल हमको भी कह सकती हैं। ये जो चीज है ये बहुत जरूरी है। ये हमको एक बात मैं और भी आपको बताऊं कि जब हम प्रशिक्षण देते हैं ना तो भी हम लोग हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इसीलिए आपने देखा होगा माइक्रो टीचिंग हम पहले विद्यार्थियों को स्वयं ही खड़ा करके उनसे बोलते हैं कि अपने ही सामने खड़े होकर के पहले अपना जो प्रैक्टिस करो कि तुम कितना खड़ा होने लायक हो, क्योंकि वही तो उनको पता चलता है कि हम स्वयं खड़ा होकर के कितना बोल सकते हैं। तभी वो बोलने का और प्रेजेंटेशन करने की जो क्षमता है, जो आदत है, वो उनको दूसरे विद्यार्थियों के समक्ष होती है। तो ये जो चीज है ये भी बहुत जरूरी है कि हम उस प्रकार से स्ट्रेटेजी को बनाएं कक्षा कक्ष में कि विद्यार्थी भी कभी कक्षा को लीड करें, ऐसा उनको हम अवसर प्रदान करें। तो ये कुछ चीजें थी जो जैसे एक चीज और है, गेम बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दे। जो गेम बेस्ड लर्निंग है उनको लगे खेल खेल में, कई बार ये लोगों को लगता है कि खेल खेल में कैसे सीख सकते हैं। भाई खेल खेल में भी सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सरकार कैसी चुनी जाती है, या कोई ऐसा हर टॉपिक ऐसा नहीं हो, मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम विद्यार्थियों को इंगेज करके खुद ही उनको रोल प्ले कराते हुए, रोल प्ले के द्वारा टीचिंग या इस तमाम के, जैसे मान लीजिए खेल खेल में हमको बच्चों को ये बताएं कि हमें मान लीजिए विद्यार्थियों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ाना है। 3 विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया, एक को सूर्य बना दिया, एक को चंद्रमा बना दिया, एक को पृथ्वी बना दिया। अब जो सूर्य है वो खड़ा है, अब पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है और चंद्रमा उसके, अब तीनों को एक लाइन में लिया। अब बच्चों से पूछ रहे हैं कौन सा ग्रहण लगा। अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने पढ़ा था तो बड़ा कठिन मुझे लगता था, क्योंकि हम लोग सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर ने बता दिया कि इसका इस पे प्रकाश पड़ता, उसको हम लोग पूरा रटे रहते थे कि जो है सोलर इक्लिप्स में कौन बीच में आता है और लूनर इक्लिप्स में कौन आता है, क्योंकि हमने केवल जानकारी हमको मिली थी, इंफॉर्मेशन, हमें ये याद नहीं बताया गया, हमें समझाया नहीं गया। अगर टीचर को स्टूडेंट्स के को कॉपरेशन में लेकर गेम बेस्ड हम लर्निंग कराते खेल खेल में ही, तो वही छोटे बच्चे जिनको हम जिनको हम याद करवाते, जो मेमोरी जो लेवल हो जाता है, जो जहां पर याद उसको करना पड़ता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल तक नहीं जा पाता। तो अंडरस्टैंड जब कर लेता है जीवन भर नहीं भूल पाता। मेरे को आज भी याद है कि हमारे शिक्षक कहते थे किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को हमने खूब रट लिया, सीता गीता मीता इलाहाबाद या जो भी आप समझिए उनका नाम रट लिया। उसमें सोचते थे एक भी नाम भूलना नहीं चाहिए। अगर वो हमें ये कहते कि भाई सब व्यक्तियों का नाम बताओ, स्थान का नाम बताओ, और हम सारी चीजों को रटते। आप सोचिए उन सारी चीजों को हम खुद बताते कक्षा में, और टीचर हमसे ये बोलता, सारे उदाहरण लिख देता, व्यक्ति का नाम लिखता, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, और टीचर ये बोलता कि अब ये बताइए ये सब क्या है, तो हम कहते ये नाम है। तब इस नियम निकल करके आता, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते, तो शायद हमें रटना नहीं पड़ता उसको। तो मेरे कहने का परिभाषा हमको रटना ही पड़ता। ये जो चीज है ये हमारी इसी पर आ पाएगी कि हम क्लास में किस कंटेंट के आधार पर किस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हुए हम जो है क्लास में स्टूडेंट्स को इंडल्ज करते हैं, और किस प्रकार से क्लास के वातावरण को हम मैनेज करते हैं, जिससे कि विद्यार्थी जो है पूरी तरह से जितना हम उसको देना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कहा यह जाता है कि अगर विद्यार्थी केवल सुनता है तो केवल अगर वो सुनता है तो वो केवल उसका 25% ही उसको याद रहता है, क्योंकि 6 से 7 मिनट तक कहा जाता है व्यक्ति अटेंटिव रहता है। उसके बाद हम तरह तरह की बातें सीखते हैं। ये भी कहा जाता है जब व्हेन ही सी एज वेल एज हियर, तो वो वहां पर 50% तक बात आ जाती, क्योंकि चीजें उसने देख ली, इसलिए ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करना और लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करने की बात की जाती है। लेकिन जब वो खुद उसको देखता है, करते हुए देखता है, और उसको स्वयं वो सुनता है, देखता है और करते हुए देखता है, तो वो 75। लेकिन जब वो तीनों चीज खुद करता भी है, आपने जैसे उसको करके दिखा दिया और एक में एक तुम खड़े होके करो, जैसे मैंने आपको बोला तीनों ट्रायंगल उसी से नपवा दी, जिंदगी में वो नहीं भूल सकता कि उसका योग 180 डिग्री होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम कितना अधिक से अधिक स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन कर सके, ऐसी जो है मेथोडोलॉजी हमको क्लासेस में यूज करने की जरूरत है, जो वेरी करती है, स्ट्रेटेजीज वो वेरी करती है सब्जेक्ट के और उसके प्रकृति पर, और वो वेरी करेगी उसके टफनेस पे। इसलिए जरूरी इस बात की है कि स्ट्रेटेजी का ये सबसे बड़ा ये आवश्यकता इसी बात की है कि अब जब हम स्ट्रेटेजी बनाएं तो टीचिंग स्ट्रेटेजी हमारी स्टूडेंट को सेंटर में रखकर बनाएं, लेकिन हमारा जो कंटेंट है उसको लेकर के हम डायनेमिक वातावरण किस प्रकार से बनाएं, जिससे कि स्टूडेंट और जो टीचर है
उसके साथ में जो पूरा लर्निंग एनवायरनमेंट है वो इस प्रकार का क्रिएट हो जाए जिससे जो लर्निंग अचीवमेंट है वो हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सके। तो ये मैंने आज आप लोगों से इस टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की। मैं जानती हूँ कि ये सारी चीजें हम लोग कक्षाओं में करते हैं, लेकिन ये बात ये है कि जरूरत आज इस बात की है कि इसको हम अपनी आदत बनाएं। और मैं एक और बात भी कहती हूँ कि कोई भी टीचिंग स्ट्रैटेजी, इसका ये कदापि अर्थ नहीं है जिस चीज को हम इतना देर तक बोलते हैं, या हमने जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का, इतना सारा उसके बारे में बताते हैं, एक ही मिनट में उसको घुमाया उसका प्रकाश उस पे क्यों नहीं, सारा बच्चे से, और जैसे उसने ये सारा करना शुरू कर दिया उसको तुरंत याद हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये भी कोई आधार नहीं है कि हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। स्ट्रैटेजी जितनी इफेक्टिव होगी, लर्निंग आउटकम्स उतना ही इफेक्टिव जो है हमारा 100% या उतना ही इफेक्टिवली हमारे सामने आ। और एक बात और भी मैं बता दूं, जब हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजी जितनी मजबूत होती है, उतना ही मजबूत हमारे सामने हमारे जो है समक्ष हमारा परिश्रम भी कम होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर जब भी जो है कक्ष में जाए तो वो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज पर पूरा जो है बात करे, और स्ट्रैटेजी में मेथड और टेक्निक्स दोनों यूज होते, दोनों इंक्लूड होती है, वो तरीका और वो प्रविधि दोनों इंक्लूड होती है। तो ये दोनों बातें जो है आज मैंने आप लोगों से इस पर शेयर किया, और मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बातों को सुनने के लिए जितने भी शिक्षक यहाँ पे सुन रहे हैं। और आगे के लिए मैं पुनः डॉक्टर रमाकांत जी से आग्रह करूंगी कि वो आगे के सेशन, आगे की बातों को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण लेकर के और बहुत सरल शब्दों में एक व्यवहारिक ज्ञान की आप चर्चा की। निश्चित रूप से लाइट ऑन कर दो। बहुत अच्छा लगा। अब हम प्रतिभागियों से आग्रह करेंगे कि अगर कोई प्रश्न हो तो आप सामने रखें, अपनी जिज्ञासाओं को रखिए। कोई भी प्रश्न? संतोष जी बढ़ाते हुए। पूरा उजाला आ गया। ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ मैडम प्रणाम आपको। हाँ नमस्ते। देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी मैं पहचान रही हूँ आपको पहचान रही हूँ बहुत ही सार्वजनिक ढंग से, और हम सभी यहाँ पर जो कार्यशाला में हैं बीएड के ही शिक्षक हैं जी। आवाज क्लियर नहीं हो रही है। आज भी याद है इस बात का कि मैं गणित हमारे टीचर थे, आरती सिंह उनका नाम था, तो वो पीछे बैठे थे और मेरे गणित शिक्षण करते समय लाभ हानि पढ़ाते समय वो आए और एक लड़के का उन्होंने ज्योमेट्री बॉक्स उठाया, सुन रहा था, उन्होंने उस ज्योमेट्री बॉक्स को उठा के कहा कि बेटा ये हो कि ये ज्योमेट्री बॉक्स को तुमने 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, तुमको लाभ हुआ कि हानि हुआ? मेरे कहने का ये मतलब है कि क्लास हम लोग क्योंकि प्रशिक्षक है और हम लोगों को जो इंक्लूसिव, आज हमारे सामने भी इंक्लूजन है, जो हमारे साथ स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हैं और जिनको हमें तैयार करना है
उनको भी इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए तैयार करना है। तो ये निश्चित मेरी पूरा का पूरा जो उदाहरण था वो इसी को लेकर के है कि देखिए क्लास 3 लगे, ये तो 3 तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं और कई बहुत डिमांडिंग होते हैं। कई स्टूडेंट हमसे एक्स्ट्रा अटेंशन का डिमांड उनका होता है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नॉर्मल अटेंशन से भी उनका काम पूरा हो जाता है। तो आज स्थिति ये है कि क्लास में देखिए ये स्थिति हमारे सामने इसलिए स्थिति जो टीचर सेंटर्ड हर एक का बराबर का पार्टिसिपेशन लेंगे, ये हमें तय करना पड़ेगा। ये नहीं ज्यादातर क्या होता है टीचर को उत्तर पहले वाले से मिल गया, पीछे गया ही नहीं। पीछे वाले बैक बेंचर को ध्यान ही नहीं रखता। एक बात मैं और आपको बता दूं कि ज्यादातर ये कहा जाता है कि जब हम आगे से हमको उत्तर हम भी इसी चला बैठे रहते, कौन हमें जल्दी से सही बता दे, हमको ज्यादा करना ना पड़े। मेरे कहने का ये मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी हम बिना किसी बायसनेस के हर बच्चे को सीखने के लिए देंगे और उसको लर्निंग के लिए एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे जहां उसकी अपेक्षा के अनुरूप या उसकी आवश्यकताओं या हम ये भी कह सकते हैं कि वो कितना सीख पाएगा, इससे वो दूर हटके वो ये सोचे क्लास में पढ़ने का। हमारे खुद के बीएड के स्टूडेंट में भी कुछ बहुत तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि कितना भी करिए जाते जाते भी चीजें उनके समझ में नहीं आती। लेकिन चीज यही है कि आपको उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, उनको साथ देना पड़ता है और इसीलिए हम जब ग्रुप बनाते हैं, लोग स्कूल्स में भी भेजते हैं। आप देखा होगा कि इंटर्नशिप में तो 4 ऐसे भेजते हैं जो बहुत सही हो, तो 2 ऐसे भी लगाते हैं जो जिनको दिक्कत हो रही हो, जिससे कि वो वहां का एक बात। और दूसरी बात, वो दबाव में आकर के मैंने आपको बताया ना कि में आकर के भी कुछ प्रेशर महसूस करें, उनको भी सीखना है, प्रेशर में आकर के बहुत बहुत धन्यवाद।